हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 22 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनसे संबंधित है। तो बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिवेदी। ये भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से आते हैं। तो इनको अभी बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 को मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और 83,977 करोड़ रुपए के संशोधित परिव्यय के साथ इस योजना का जो उद्देश्य है वो है सड़क संपर्क को बेहतर बनाकर और गांवों को बाजार, स्कूलों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर ग्रामीण संपर्क को मजबूत करना। इस योजना की मुख्य विशेषताएं कौन सी है फेज़ 3 की? तो कैबिनेट ने बजट को 80,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण मार्च 2028 तक और पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो परियोजनाएं पहले स्वीकृत हो चुकी थी लेकिन जिनके टेंडर अभी तक आवंटित नहीं हुए थे, उन्हें अब टेंडर आवंटन के लिए फिर से शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 मुख्य रूप से उन रास्तों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास पर केंद्रित है जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सेवा केंद्रों से जोड़ने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इन सड़कों का उद्देश्य गांवों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और आसपास के अस्पतालों से जोड़ना है। तो गांव को भी ये सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से ये फेज़ 3 को एक्सटेंड किया गया है। इससे लाभ क्या होगा? तो कृषि और गैर कृषि सामानों की आवाजाही आसान होगी, यात्रा का समय कम होगा और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन की कार्यक्षमता जो है उसमें सुधार होगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से संबंधित है। ये किसको प्रदान किया गया है? तो सम्मानीय डॉक्टर CH श्रीनिवास, इनको हैदराबाद में 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो श्रीनिवास हैं ये वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के निदेशक और कुलपति के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अब ये प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत के कृषि क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की स्थापना रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा नूजीवीडु सीड्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया है और कृषि अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता को रेखांकित करता है ये। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये भी ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा नूजीवीडु सीड्स लिमिटेड के सहयोग से। डॉक्टर राव का जो कार्य है वो जलवायु अनुकूल पद्धतियों को विकसित करने पर केंद्रित रहा है और उन्होंने पूरे भारत में संसाधन संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार का 2026 संस्करण जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती का प्रतीक है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता था, आप लोग को पता होगा। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है भारत में? वर्गीस कुरियन, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बास्केटबॉल के दिग्गज ऑस्कर स्मिथ से संबंधित है। तो ऑस्कर स्मिथ का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वो इतिहास के सबसे महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक थे और 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है।
अपनी असाधारण शूटिंग क्षमता के कारण उन्हें हॉली हैंड के नाम से भी जाना जाता था और इसके साथ ही वो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य भी थे और उन्हें न केवल उनके स्कोरिंग कौशल के लिए बल्कि वैश्विक मंच पर ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसके लिए भी सराहा गया है। तो इनका अब निधन हो गया है, ऑस्कर स्मिट। नेक्स्ट टॉपिक रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते यानी कि रीलॉस को लागू कर दिया है। इस समझौते को मूल रूप से फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था और ये दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ साथ वहां अपनी सेना और साजो सामान तैनात करने की अनुमति देता है। ये जो कदम है ये द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसने भारत की वैश्विक रणनीति पहुंच को विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र जो है उसमें उभरते क्षेत्रों में अधिक बढ़ाया है। भारत की रणनीतिक पहुंच को इस पैक्ट के तहत क्या क्या समझौते किए गए हैं? तो दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में 3000 तक सैन्य कर्मियों की तैनाती कर सकते हैं। इसके अलावा सेना के अड्डों, नौसैनिक बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच की अनुमति भी दी गई है। इस तैनाती में प्रत्येक पक्ष की ओर से 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये जो समझौता है ये 5 वर्षों के लिए वैध है और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसका भी विकल्प है, आगे विस्तार करने का भी विकल्प है। तो ये रीलॉस समझौता है जो भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भारत सरकार के एक पहल से संबंधित है। तो भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र यानी कि वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल का अनावरण कहाँ किया गया? तो अभी जो भुवनेश्वर में 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड प्रोग्राम आयोजित किया गया है तो उसी दौरान इस पहल का अनावरण किया गया, जहाँ एक विशेष डिज़ाइनर कलेक्शन के जरिए देश की विविध हथकरघा परंपराओं को आधुनिक वैश्विक अंदाज में पेश किया गया। ये जो विश्व सूत्र पहल है ये भारतीय हथकरघा को एक ऐसे रूप में फिर से गढ़ने का एक अनूठा प्रयास है जो वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करे और इसे विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये परियोजना पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक डिज़ाइन नवाचार के साथ भी जोड़ती है। इसके तहत ये जो पहल है विश्व सूत्र पहल, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? तो पूरे भारत से हाथ से बनी हुई लगभग 30 अलग अलग बुनाइयों को एक साथ लाया गया है और इनमें से हर बुनाई जो है वो एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसके साथ ही हर बुनाई का जो डिज़ाइन है वो 30 अलग अलग देशों और संस्कृतियों से प्रेरित है। तो 30 बुनाई को चुना गया है जो 30 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके साथ ही 30 अलग अलग जो देश हैं या संस्कृति है उनसे प्रेरित है। ये जो पहल है ये वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच के विचार को बढ़ावा देता है और 5F फ्रेमवर्क के तहत ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के 5F विजन को सपोर्ट करता है। 5F विजन क्या है? तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इस विजन को भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस से। तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस? ये हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 1947 में हुई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए नियुक्त सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इस ऐतिहासिक क्षण की याद में भारत सरकार ने 2006 में विज्ञान भवन में आधिकारिक तौर पर सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू किया और इस दिन एक विशेष पुरस्कार का भी आवंटन किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है और ये उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस पुरस्कार के तहत सम्मानित व्यक्ति को
एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। सिविल सेवकों के अंतर्गत मेनली कौन कौन से पद आते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS। तो ये IFS में 2 होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है और इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।